मैंग हाओ की आंखों में एक ठंडी चमक थी, जो इतनी गहरी दबी हुई थी कि केवल वह खुद ही इसे महसूस कर सकता था। यह चमक उसकी सोल की गहराइयों में छुपी हुई थी, जैसे कोई फ्रोजन लेक हो जिसकी सरफेस शांत दिखे, लेकिन नीचे एक पावरफुल करंट बह रही हो। वैंग टैंगफे के साथ हुई घटना के बाद से वह अकेला हो गया था, अपने दिल में एक गहरी नाराजगी और छुपे हुए संकल्प के साथ। ये आइसोलेशन वॉलंटरी था, एक कॉन्शियस चॉइस जो उसने अपने इमोशनल वूंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए की थी। हर दिन जब वह अपने क्वार्टर्स में अकेला बैठता था, तो उसके मन में उस इंसिडेंट की मेमोरीज रीप्ले होती रहती थीं, जैसे कोई ब्रोकन रिकॉर्ड हो जो सेम पेनफुल ट्यून बजाता रहे। उसकी खून से भरी नाखूनों को देखते हुए उसका चेहरा सुन से गुस्से में बदल गया, फिर उदासी में। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्लो था, लेकिन प्रोफाउंड था, जैसे कोई स्टॉर्म क्लाउड्स धीरे धीरे गैदर हो रहे हों। उसकी नाखूनों में जो खून था, वो सिर्फ फिजिकल एविडेंस नहीं था उस स्ट्रगल का जो उसने अपने अंदर लड़ी थी। हर ड्रॉप उसकी फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस की स्टोरी कह रहा था। ये वो समय था जब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था, एक टर्निंग पॉइंट जो उसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देने वाला था। उसके फिंगर टिप्स अभी भी टेंडर थीं, जहां उसने अपनी नेल्स को अपनी पाम में डिग किया था, जैसे फिजिकल पेन इमोशनल पेन को मास्क कर सके। दिन बीतते गए और मैंग हाओ ने अपने आप को कंप्लीटली विड्रॉ कर लिया था। वह अपने क्वार्टर्स में रहता था, कल्टीवेशन में अब्जॉर्ब्ड रहकर, बाहरी दुनिया से मिनिमल कांटेक्ट रखते हुए। यह पीरियड उसके लिए कोकून की तरह था, जहां वह अपनी इनर स्ट्रेंथ को रीबिल्ड कर रहा था। लेकिन साथ ही उसके अंदर एक कोल्ड रिजॉल्व भी ग्रो हो रहा था, जो फ्यूचर में उसकी ड्राइविंग फोर्स बनने वाला था। हर मेडिटेशन सेशन में, हर कल्टीवेशन प्रैक्टिस में वह अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश कर रहा था। यह सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं था, बल्कि मेंटल फॉर्टिट्यूड भी था, जो वह डेवलप कर रहा था। उसके क्वार्टर्स में साइलेंस ऑप्रेसिव थी, केवल उसकी ब्रीदिंग और ओकेजनल फुटस्टेप्स की आवाज़ें आती थीं। ये सॉलिट्यूड उसे अपने थॉट्स के साथ कन्फ्रंट करने पे मजबूर कर रहा था। कभी कभी वो आवर्स तक विंडो के पास खड़ा रहता था, बाहर के बस्टलिंग सेक्ट लाइफ को देखता रहता था, लेकिन पार्टिसिपेट करने की कोई इच्छा नहीं करता था। ये डिटैचमेंट पेनफुल था, लेकिन नेसेसरी भी था उसकी हीलिंग प्रोसेस के लिए। एल्डर सिस्टर सू का चेहरा चिंता से भरा हुआ था जब वो मैंग हाओ के पास आई। उसकी फुटस्टेप्स में एक अर्जेंसी थी और उसका एक्सप्रेशन सीरियस था। वो जानती थी कि ये कॉन्वर्सेशन क्रूशल था मैंग हाओ के फ्यूचर के लिए। उसकी आवाज़ में एक गंभीरता थी जो मैंग हाओ को समझा रही थी कि ये कोई साधारण बात नहीं है। उसने अपनी वॉइस को केयरफुली मॉड्यूलेट किया था ताकि वार्निंग क्लियर हो, लेकिन डिस्करेजिंग ना हो। जब वो मैंग हाओ के क्वार्टर्स में एंटर की, तो उसने इमीडिएटली नोटिस किया था कि कैसे ये यंग डिसाइपल अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। वांग टेंगफई का एक महत्वपूर्ण बैकग्राउंड है, उसने कहा, अपनी आवाज़ को धीमा रखते हुए। हर वर्ड केयरफुली चोजन था, जैसे वो कोई डेलिकेट सिचुएशन को हैंडल कर रही हो। वो स्टेट ऑफ जाओ का नहीं है और उसका कल्टीवेशन बेस छठे लेवल पर है की कॉन्डेंसेशन के। ये लेवल ऑर्डिनरी डिसाइपल्स के लिए अचीव करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है इतनी यंग एज में। सेक्ट एल्डर्स ने पहले से ही उसे इनर सेक्ट में प्रमोट करने के लिए चुन लिया है। तुम्हें उसे प्रोवोक नहीं करना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन मैंग हाओ के लिए एक रियलिटी चेक था। वांग टेंगफई की पावर और इन्फ्लुएंस का एक्सटेंट अब क्लियर हो रहा था। एल्डर सिस्टर सू की कंसर्न जेन्युइन थी और वो मैंग हाओ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आइज़ में एक मदरली केयर था जो मैंग हाओ को फील कराती थी कि वो कंप्लीटली अलोन नहीं है। उसने पॉज लिया, मैंग हाओ के रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि उसका मैसेज प्रॉपरली कन्वे हो रहा है। मैंग हाओ ने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ में एक फॉर्मल रिस्पेक्ट था। जूनियर ब्रदर समझ गया, लेकिन उसके दिल की गहराई में वो ठंडक अभी भी मौजूद थी, एक साइलेंट प्रॉमिस की तरह जो भविष्य में पूरी होने का इंतजार कर रही थी। ये प्रॉमिस रिवेंज का नहीं था, बल्कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का था। वो जानता था कि अभी वो वीक है, लेकिन ये टेम्पररी कंडीशन है। उसकी वॉइस में जो कामनेस थी, वो स्टॉर्म से पहले की शांति की तरह थी। एल्डर सिस्टर शू ने एक जेड स्लिप निकाला और मैंग हाओ को दिया। ये स्लिप ऑर्डिनरी नहीं था, बल्कि एक स्पेशल कम्युनिकेशन डिवाइस था जो हाई लेवल कल्टीवेटर्स यूज करते थे। उसकी सरफेस पर इंट्रिकेट पैटर्न्स कार्व थे जो फेंटली ग्लो कर रहे थे। अगर वो तुम्हारे लिए कोई और परेशानी खड़ी करे, तो बस इस स्लिप को तोड़ देना। मैं इसे सेंस कर लूंगी, चाहे मैं मेडिटेशन में हूं या सेक्लूजन में। ये एक लाइफलाइन थी,
एक कनेक्शन जो उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। इस जेस्चर से मेंग हाओ को फील हुआ कि उसका कोई गार्डियन है, कोई जो उसकी केयर करता है। उसने स्लिप को केयरफुली अपनी रोब्स में स्टोर किया, इसकी वार्मथ को फील करते हुए। फिर एल्डर सिस्टर शू ने एक और खबर दी जो मेंग हाओ के लिए एक रे ऑफ होप की तरह थी। उसकी वॉइस में एक वार्मथ आ गई थी जो पहले की सीरियसनेस को बैलेंस कर रही थी। उस दिन जिन 4 लोगों को मैं पहाड़ पर लाई थी, तुम पहले हो जो आउटर सेक्ट में प्रमोट हुए हो। ये अचीवमेंट रिमार्केबल है, कंसिडरिंग कि तुमने सिर्फ 4 महीने सर्वेंट के रूप में काम किया है। तुम्हारा कंपेनियन, जिसके साथ तुमने नॉर्थ सर्वेंट्स क्वार्टर में काम किया था, वो भी आज प्रमोट हो रहा है। कल डॉन में वो आउटर सेक्ट में रजिस्टर करने आएगा। ये न्यूज़ मेंग हाओ के लिए एक बड़ी राहत थी। फैटी, उसका एकमात्र सच्चा दोस्त, भी उसके साथ इस नए चैप्टर में होगा। ये कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि डेस्टिनी का एक पार्ट लग रहा था। उसके अकेलेपन का एक मेजर पार्ट अब एंड होने वाला था। एल्डर सिस्टर शू ने आगे कहा, और उसकी वॉइस में एक टीचर की विजडम थी। उसकी आईज में प्राइड भी था मेंग हाओ की अचीवमेंट के लिए। 1 साल से भी कम समय में ची कॉन्डेंसेशन के चौथे लेवल तक पहुंचना ये दिखाता है कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन में काफी गुड फॉर्चून मिली है। ये स्पीड एक्सेप्शनल है और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये इम्पॉसिबल होता है। तुम्हें डिटेल्स एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और मैं पूछूंगी भी नहीं। ऐसी फॉर्चून के बिना इसमें कम से कम 10 साल लग सकते हैं। धीमी गति से ये एक 60 ईयर साइकिल का आधा समय ले सकता है। उसने पॉज लिया, जैसे वो अपने नेक्स्ट वर्ड्स को केयरफुली कंसिडर कर रही हो। चौथा, छठा और 8वां लेवल्स सभी बॉटलनेक्स हैं, खासकर छठा। ये लेवल्स कल्टीवेशन पाथ में मेजर ऑब्स्टिकल्स हैं, जहां बहुत से डिसाइपल्स स्टक हो जाते हैं ईयर्स तक। थोड़ी सी गुड फॉर्च्यून के बिना 7वें लेवल में ब्रेक थ्रू करना मुश्किल है। वांग टेंग फेई जो छठे लेवल पर है, वो इस डिफिकल्टी को ऑलरेडी ओवरकम कर चुका है, जो उसकी एक्सेप्शनल टैलेंट या रिसोर्सेज का प्रूफ है। ये एक्सप्लेनेशन मेंग हाओ के लिए एनलाइटनिंग था। अब वो समझ रहा था कि कल्टीवेशन पाथ कितना चैलेंजिंग है और उसकी ओन प्रोग्रेस कितनी रिमार्केबल है। साथ ही ये उसे वांग टेंग फेई की एक्चुअल स्ट्रेंथ का भी आइडिया दे रहा था। उसने रियलाइज किया कि ये गैप सिर्फ 2 लेवल्स का नहीं था, बल्कि ईयर्स की हार्ड वर्क और पॉसिबली एक्सेप्शनल रिसोर्सेज का था। ये नॉलेज उसे हम्बल करता था, लेकिन साथ ही मोटिवेट भी। 3 महीने बाद मेंग हाओ नॉर्दर्न सर्वेंट्स क्वार्टर की तरफ जा रहा था। ये जर्नी उसके लिए इमोशनल था, क्योंकि ये उस प्लेस की तरफ जा रहा था जहां उसने अपनी सेक्ट लाइफ की शुरुआत की थी। उसके कदमों में एक नई कॉन्फिडेंस थी जो उसकी रीसेंट प्रमोशन और कल्टीवेशन प्रोग्रेस से आ रही थी। लेकिन साथ ही एक लॉन्गिंग भी थी अपने दोस्त से मिलने की, जो उसके आइसोलेशन पीरियड में उसे सबसे ज़्यादा मिस किया था। ये वॉक नॉस्टैल्जिक था। हर फेमिलियर लैंडमार्क उसे अपने सर्वेंट डेज की मेमोरीज दिला रहा था। पाथ फेमिलियर था, लेकिन अब वो इसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा था। पहले जब वो यहाँ सर्वेंट के रूप में आता था तो उसमें एक नर्वसनेस होती थी। अब वो एक आउटर सेक्ट डिसाइपल के रूप में आ रहा था, जो उसकी स्टेटस में सिग्निफिकेंट चेंज था। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक्सटर्नल नहीं था, बल्कि इंटरनल भी था। उसकी पॉस्चर अब मोर कॉन्फिडेंट थी। उसकी गेट में एक अथॉरिटी थी जो पहले नहीं थी। जब वो फैटी के क्वार्टर्स के पास पहुंचा तो वहां के गार्ड्स ने उसे रिस्पेक्ट से देखा। उनका एटीट्यूड कंप्लीटली डिफरेंट था कंपेयर टू जब वो सर्वेंट था। ये चेंज मेंग हाओ को रिमाइंड कराता था कि सेक्ट में हायरार्की कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे स्टेटस आपके ट्रीटमेंट को अफेक्ट करती है। गार्ड्स की बॉडी लैंग्वेज में एक डिफरेंस था जो पहले एब्सेंट था। ग्रीटिंग्स एल्डर ब्रदर मेंग, एक गार्ड ने कहा। उसकी वॉइस में जेन्युइन रिस्पेक्ट थी। ये टाइटल एल्डर ब्रदर मेंग हाओ के लिए नया था और ये उसकी न्यू पोजीशन का सिंबल था। ये एड्रेस उसे स्लाइटली अनकंफर्टेबल भी फील कराता था, क्योंकि वो अभी भी अपने हम्बल ओरिजिन्स को रिमेंबर करता था। मेंग हाओ ने हाथ हिलाया, अपनी ह्यूमिलिटी मेंटेन करते हुए। कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है एल्डर ब्रदर, मैं एक पुराने दोस्त से मिलने आया हूं। यह रिस्पॉन्स उसकी कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता था। डिस्पाइट हिज प्रमोशन, वो अभी भी ग्राउंडेड था और अपने रूट्स को नहीं भूला था। उसकी टोन में वार्मथ थी जो गार्ड्स को कंफर्टेबल फील कराती थी। जैसे ही वो फैटी के रूम के पास पहुंचा, एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी। वाइल्ड चिकन, क्या तुम वाइल्ड चिकन लाए हो? फैटी की आवाज में वही पुराना एक्साइटमेंट था जो मेंग हाओ को हमेशा स्माइल करा देता था। ये वॉइस उसके लिए म्यूजिक की तरह थी, जो उसके लोनलीनेस को इंस्टेंटली डिसॉल्व कर देती थी। उसने रियलाइज किया कि वो कितना वो इस सिंपल, जेन्युइन एंथुसियाज्म को मिस करता था। मेंग हाओ ने डोर खोला और अंदर देखा। फैटी वहीं था, लेकिन कुछ बदला हुआ लग रहा था। उसके टीथ पहले से लंबे हो गए थे, लगभग आधे से ज्यादा। ये चेंज पिक्यूलियर था, लेकिन मेंग हाओ के लिए ये सिर्फ फैटी की यूनिकनेस का एक पार्ट था।
मैंने सुना कि तुम की कंडेंसेशन के पहले लेवल पर पहुंच गए हो, इसलिए तुमसे मिलने आया। मैं इतनी जल्दी में था कि चिकन लाने का टाइम नहीं मिला। फैटी का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसकी आईज में प्योर जॉय था जो इन्फेक्शियस थी। उसने अपने रूममेट ग्रैंडपा टाइगर की तरफ इशारा किया, जो कॉर्नर में बैठा हुआ था, एक टॉर्मेंटेड एक्सप्रेशन के साथ। वो एक अच्छा आदमी है। तुम्हारे सर्वेंट्स क्वार्टर छोड़ने के बाद वो मेरा दोस्त बन गया। वो मेरे जाने पर इतना अपसेट था कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह स्टेटमेंट फैटी की कंपैशनेट नेचर को शो करता था। डिस्पाइट अपनी एक्सेंट्रिसिटीज, वो जेन्युइनली केयरिंग पर्सन था। मेंग हाओ ने ग्रैंडपा टाइगर को देखा। वो टफ दिखता था, मस्कुलर बिल्ड के साथ, लेकिन उसकी आंखों में एक फियर था जो डिस्टर्बिंग था। वो टफ दिखता है, लेकिन एक्चुअली वो थोड़ा कावर्ड है। जब वो सोता है तो हमेशा नाइटमेयर आते हैं। पुअर गाय। ये ऑब्जर्वेशन मेंग हाओ को थिंक कराता था कि कैसे अपीयरेंसेस डिसीविंग हो सकती हैं। ग्रैंडपा टाइगर जो बाहर से स्ट्रांग दिखता था, अंदर से वनरेबल था। ये उसे अपने ओन सिचुएशन के बारे में भी रिफ्लेक्ट कराता था। उसने नोटिस किया कि ग्रैंडपा टाइगर की हैंड्स स्लाइटली ट्रेम्बलिंग थी और उसकी आईज में एक हॉन्टेड लुक था जो डीप साइकोलॉजिकल ट्रामा को सजेस्ट करती थी। फैटी अचानक एक्साइटेड हो गया और एक रफ शॉर्ट स्वॉर्ड निकाला। ये स्वॉर्ड ऑर्डिनरी नहीं थी, इसकी सरफेस रफ थी, जैसे कोई ग्राइंडिंग टूल हो। देखो मेरा ट्रेजर मेंग हाओ, ये सच में एक ग्रेट ट्रेजर है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो प्योर एंथुजियाज्म से भरी हुई थी। उसने स्वॉर्ड को केयरफुली हैंडल किया जैसे ये कोई प्रेशियस आर्टिफैक्ट हो। मेंग हाओ ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, ये कैसे ट्रेजर है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये ऑर्डिनरी लुकिंग स्वॉर्ड कैसे ट्रेजर हो सकती है। उसकी आईज में क्यूरियोसिटी थी, लेकिन साथ ही एक स्लाइट अम्यूजमेंट भी थी फैटी के एंथुजियाज्म को देखकर। फैटी ने अपने टीथ की तरफ इशारा किया जो अब क्लियरली विजिबल थे। मेरे टीथ लगातार लंबे होते रहते हैं और मैं हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता हूं उन्हें फाइल करने के लिए। ये प्रॉब्लम डेली बेसिस पर होती है और ये क्वाइट अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन जो भी मिलता है वो कुछ दिनों में टूट जाता है। इस ट्रेजर से मैं उन्हें हमेशा के लिए फाइल कर सकता हूं। ये एक्सप्लेनेशन फैटी की प्रैक्टिकल अप्रोच को शो करता था। उसके लिए ट्रेजर का मीनिंग डिफरेंट था। ये कोई पावरफुल वेपन नहीं था, बल्कि एक टूल था जो उसकी डेली प्रॉब्लम सॉल्व करता था। ये देखकर मेंग हाओ को एक अजीब सा अम्यूजमेंट और बेविल्डरमेंट का मिक्स फील हुआ। उसने रियलाइज किया कि फैटी की प्रायोरिटीज कितनी यूनिक थीं और कैसे वो सिंपल सॉल्यूशंस में हैप्पीनेस फाइंड करता था। लेकिन साथ ही फैटी की चैटर सुनकर उसकी एंड-सी फीलिंग डिसिपेट होने लगी। ये कॉन्वर्सेशन थेरेपी की तरह काम कर रही थी उसके लिए। फैटी की एंडलेस टॉकिंग, उसकी पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स और उसकी इनोसेंट एंथुजियाज्म, ये सब मेंग हाओ के वुंडेड हार्ट के लिए हीलिंग था। उसके दिल के वुंड्स हील होने शुरू हो गए थे। ये फ्रेंडशिप की पावर थी जो सबसे गहरे दुख को भी ठीक कर सकती थी। उसने फील किया कि जो इमोशनल बर्डन वो मंथ से कैरी कर रहा था, वो स्लोली लिफ्ट हो रहा था। जब वे ग्रैंडपा टाइगर को छोड़कर जाने लगे तो मेंग हाओ ने देखा कि उसकी आंखों से टीयर्स बह रहे थे। ये सीन क्वाइट इमोशनल था। ग्रैंडपा टाइगर का फियर अंडरस्टैंडेबल था। फैटी के जाने से वो फिर से अकेला हो जाने वाला था। फैटी का चेहरा भी पेन से भर गया था। ये मोमेंट उन्हें दिखा रहा था कि रिलेशनशिप्स कितनी कॉम्प्लेक्स होती हैं और कैसे हर डिसीजन के साथ कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस आती है। ग्रैंडपा टाइगर की साइलेंट सॉब्स मेंग हाओ को डीपली अफेक्ट कर रही थी। ये सीन मेंग हाओ को डीपली अफेक्ट कर रहा था। वो समझ रहा था कि लोनलीनेस कितनी पेनफुल होती है, क्योंकि उसने खुद इसे एक्सपीरियंस किया था। ग्रैंडपा टाइगर की सिचुएशन उसे अपनी ओन आइसोलेशन की याद दिला रही थी। उसने एक मोमेंट के लिए कंसिडर किया कि वो क्या कुछ कर सकता है ग्रैंडपा टाइगर की हेल्प के लिए, लेकिन वो जानता था कि ये फैटी का डिसीजन था। अगले 2 महीनों में मेंग हाओ और फैटी ने लो लेवल पब्लिक जोन में एक बिजनेस स्टॉल एस्टैब्लिश किया। ये डिसीजन स्पॉन्टेनियस नहीं था, बल्कि केयरफुली प्लान्ड था। उन्होंने मार्केट रिसर्च की थी, डिमांड और सप्लाई को एनालाइज किया था और फिर अपना बिजनेस मॉडल डिसाइड किया था। ये डिसीजन उनकी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और अडेप्टेबिलिटी को दिखाता था। उन्होंने आवर्स स्पेंड किए थे डिफरेंट लोकेशंस को स्काउट करते हुए, फुट ट्रैफिक को ऑब्जर्व करते हुए और कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज को स्टडी करते हुए। लो लेवल पब्लिक जोन एक बस्टलिंग एरिया था जहां जूनियर डिसाइपल्स और सर्वेंट्स अपनी डेली नीड्स के लिए शॉपिंग करते थे। यहाँ कॉम्पिटिशन भी था, लेकिन साथ ही अपॉर्चुनिटीज भी थी। मेंग हाओ और फैटी ने एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन चूज किया था जो हाई ट्रैफिक एरिया था। ये स्पॉट स्लाइटली एक्सपेंसिव था, लेकिन उन्होंने कैलकुलेट किया था कि इंक्रीज्ड फुटफॉल इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को जस्टिफाई करेगी। उनका स्टॉल मॉर्निंग सन को कैच करता था, जो प्रोडक्ट्स को अट्रैक्टिव लुक देता था। फैटी प्राइमरी सेल्समैन बन गया था और उसकी नेचुरल चार्म और टॉकिंग स्किल्स की वजह से वे टाइडी प्रॉफिट्स कमा रहे थे। उसकी एबिलिटी लोगों से कनेक्ट करने की रिमार्केबल थी। वो कस्टमर्स के साथ इजीली रैपो बिल्ड कर लेता था, उनकी नीड्स समझता था और अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट सजेस्ट करता था। उसकी सेल्स टेक्निक नेचुरल था, प्रेशर नहीं डालता था, बल्कि जेन्युइन रिकमेंडेशंस देता था।
कस्टमर्स उसकी ऑनेस्टी और एंथुजियाज्म को अप्रिशिएट करते थे, जो रिपीट बिजनेस जनरेट करती थी। मेंग हाओ ने फैटी को अपने इमॉर्टल्स केव में रहने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन फैटी ने पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया था। वो अपनी ओन प्लेस प्रेफर करता था आउटर सेक्ट में। ये उसकी इंडिपेंडेंस की निशानी थी और मेंग हाओ इसे रिस्पेक्ट करता था। उसे समझ आ गया था कि फैटी अपनी फ्रीडम वैल्यू करता है और ये उसकी पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसका रिफ्यूजल जेंटल था लेकिन फर्म था और मेंग हाओ ने इसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया था। उनका बिजनेस मॉडल सिंपल लेकिन इफेक्टिव था। मेंग हाओ अपनी कल्टीवेशन नॉलेज और एनालिटिकल स्किल्स का यूज करता था प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने में। वो मार्केट ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करता था, कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस को स्टडी करता था और अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री मैनेज करता था, जबकि फैटी अपनी पीपल स्किल्स से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता था। ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट था और उनकी सक्सेस इसका प्रूफ थी। उन्होंने एक सिस्टमैटिक अप्रोच डेवलप किया था इन्वेंट्री रोटेशन के लिए, इंश्योरिंग कि प्रोडक्ट्स फ्रेश रहें। उनके प्रोडक्ट्स रेंज डाइवर्स था। वे कल्टीवेशन पिल्स, बेसिक वेपन्स, प्रोटेक्टिव टैलिस्मैन्स और डेली यूज आइटम्स बेचते थे। मेंग हाओ की एक्सपर्टीज से वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते थे जो कस्टमर्स को वैल्यू फॉर मनी देते थे। ये अप्रोच उनकी रेपुटेशन बिल्ड करने में हेल्प कर रही थी। उन्होंने सप्लायर्स के साथ गुड रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश किए थे जो बेटर प्राइसेस और क्वालिटी गारंटी करते थे। उनकी कस्टमर सर्विस एक्सेप्शनल थी जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जनरेट करती थी। दिन बीतते गए और मेंग हाओ का इमोशनल स्टेट ग्रेजुअली इंप्रूव होता गया। फैटी के साथ बिताया गया टाइम उसे हील करने में हेल्प कर रहा था। डेली रूटीन, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फैटी की कंपेनियनशिप, ये सब उसके डिप्रेशन को काउंटर कर रहा था। उसकी मैच्योरिटी बढ़ रही थी और वो अपने पास्ट के वुंड्स को ओवरकम करना सीख रहा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन सटल था लेकिन सिग्निफिकेंट था। उसकी लाफ अब मोर जेन्युइन थी और उसकी आईज में पहले जैसी कोल्डनेस कम हो गई थी। उनकी फ्रेंडशिप एक एंकर की तरह थी मेंग हाओ के लिए। जब भी वो वैंग टैंगफई के बारे में सोचता था तो वो कोल्ड रिजॉल्व अभी भी वहां था, लेकिन अब वो डिस्ट्रक्टिव नहीं था, बल्कि ये एक ड्राइविंग फोर्स बन गया था उसे आगे बढ़ने के लिए। वो समझ गया था कि रिवेंज से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ इंप्रूवमेंट। ये रियलाइजेशन मैच्योर था और ये उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट को शो करता था। फैटी की पिक्यूलियर हैबिट्स भी मेंग हाओ के लिए एक सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट बन गई थी। उसके टीथ फाइलिंग करने का रूटीन, उसकी वाइल्ड चिकन की क्रेविंग और उसकी एंडलेस चैटर, ये सब मेंग हाओ को एक नॉर्मल लाइफ का फील देता था। ये नॉर्मैलिटी उसके लिए हीलिंग थी। ये उसे रिमाइंड कराता था कि लाइफ में सिंपल प्लेजर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। फैटी की इनोसेंस और जेन्युइन नेचर मेंग हाओ के सिनिकल थॉट्स को बैलेंस करते थे। उनका बिजनेस भी थ्राइविंग था। लो लेवल पब्लिक जोन में उनकी स्टॉल पॉपुलर हो गई थी और रेगुलर कस्टमर्स आने लगे थे। वर्ड ऑफ माउथ से उनकी रेपुटेशन स्प्रेड हो रही थी। फैटी की सेल्समैनशिप स्किल्स रिमार्केबल थीं और वो कस्टमर्स के साथ इजीली कनेक्ट कर लेता था। मेंग हाओ को यह देखकर प्राइड फील होता था कि उसका दोस्त कितना केपेबल था। उन्होंने एक लॉयल कस्टमर बेस बिल्ड किया था जो उनकी कंसिस्टेंट क्वालिटी और सर्विस की वजह से था। उनकी सक्सेस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं थी बल्कि पर्सनल भी थी। मेंग हाओ ने बिजनेस स्किल्स डेवलप की थी, सोशल इंटरैक्शंस में इंप्रूव हुआ था और कॉन्फिडेंस गेन किया था। फैटी के साथ पार्टनरशिप ने उसे टीम वर्क का इंपॉर्टेंस समझाया था। उसने सीखा था कि कैसे डिफरेंट स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करके बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। बिजनेस के थ्रू मेंग हाओ को सेक्ट की पॉलिटिक्स और डायनामिक्स की भी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली थी। वो डिफरेंट टाइप्स के डिसाइपल्स से इंटरैक्ट करता था, उनकी नीड्स और प्रायोरिटीज को समझता था। ये एक्सपोजर उसके वर्ल्ड व्यू को ब्रॉडन कर रहा था। उसने ऑब्जर्व किया था कि कैसे रिसोर्सेज और कनेक्शंस सेक्ट लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक दिन जब मेंग हाओ अपनी स्टॉल पर था, रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज था, फैटी एक्साइटेड होकर दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी जो यूजुअल से भी ज्यादा इंटेंस थी। उसकी ब्रीदिंग हैवी थी, जैसे वो काफी डिस्टेंस दौड़कर आया हो। मेंग हाओ, देखो कौन है। उसकी आवाज में एक अर्जेंसी थी जो मेंग हाओ को अलर्ट कर गई। ये एक्साइटमेंट अनयूजुअल थी, इवन फैटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। मेंग हाओ ने अपना हेड उठाया, क्यूरियस होकर कि फैटी इतना एक्साइटेड क्यों है। उसकी आंखों में वो फेमिलियर स्पार्क था जो हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग होने का सिग्नल देती थी। ये मोमेंट एक न्यू चैप्टर की शुरुआत का इंडिकेशन था, एक नया एनकाउंटर जो उनकी लाइफ में फिर से चेंज लाने वाला था। फैटी के साथ कोई था, लेकिन मेंग हाओ अभी तक क्लियरली नहीं देख पा रहा था कि वो कौन है। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी और साथ ही एक स्लाइट एप्रीहेंशन भी था। पास्ट के एक्सपीरियंसेस ने उसे कॉशियस बना दिया था, लेकिन फैटी की एक्साइटमेंट जेन्युइन लग रही थी। उसने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को पॉज किया और पूरा अटेंशन फैटी पे फोकस किया। ये मोमेंट परफेक्ट था उनकी जर्नी के इस फेज को कंक्लूड करने के लिए। मेंग हाओ ने अपनी आइसोलेशन से निकलकर फ्रेंडशिप की पावर को रीडिस्कवर किया था।
उसने अपने इमोशनल वुंड्स को हील किया था, एक सक्सेसफुल बिजनेस एस्टैब्लिश किया था और अपनी मैच्योरिटी डेवलप की थी। अब वो रेडी था अगले चैलेंज के लिए, जो भी फैटी उसके लिए लेकर आया था। उनकी फ्रेंडशिप की स्ट्रेंथ इस जर्नी में क्लियरली दिखी थी। फैटी का अनकंडीशनल सपोर्ट और उसकी यूनिक पर्सनालिटी ने मेंग हाओ को उस डार्क फेज से बाहर निकालने में हेल्प की थी। ये बॉन्ड अब और भी स्ट्रांग हो गया था और ये उनके फ्यूचर एडवेंचर्स के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन था। मेंग हाओ ने रियलाइज किया था कि ट्रू फ्रेंडशिप लाइफ की सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर्स में से एक है।